हेलो बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा अकाउंटिंग प्रोसेस का, जिसके अंदर हमने सीखा अकाउंटिंग इक्वेशन। और आज का हम लोगों का टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर जीएसटी। आप लोगों का स्वागत है धीरज मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस के अंदर। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सीए फाउंडेशन के लिए नई नई वीडियोस, जिसके अंदर आप घर बैठे हुए अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए बच्चों, आज नया टॉपिक अपना चालू होगा इसी अकाउंटिंग प्रोसेस में। जर्नल के अंदर ही मैं नया टॉपिक चालू करने जा रहा हूं। किस चीज के ऊपर? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आप हेडिंग डाल दो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं जीएसटी। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि क्या चीज है ये। तो चलिए, सबसे पहले देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो होती है हमारी, ठीक है, देश की सरकार जनता के ऊपर टैक्स लगाती है। सवाल ये उठता है कि टैक्स क्यों लगाती है? टैक्स इसलिए लगाती है क्योंकि गवर्नमेंट को इनकम चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट कई सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसके अगेंस्ट में वो हमसे कुछ चार्ज नहीं करती है, जैसे कि रोड्स बना के देना, कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होती है, स्ट्रीट लाइट्स। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर हमारे पैसे नहीं लगते, तो वो भी तो सरकारी प्रोवाइड करती है, लेकिन गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसे आएंगे? तो गवर्नमेंट क्या काम करती है? आपके ऊपर टैक्स लगाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लगाती है। अब देखो, जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट भी दो तरीके की होती है। गवर्नमेंट भी दो तरीके की होती है। एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, और एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। मोदी जी की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, और आप जिस भी स्टेट में हैं उसकी गवर्नमेंट स्टेट की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, अब सवाल ये होता है, चाहे देखो, कुछ टैक्स लगाने की अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जिसको लगाने की अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो टैक्सेस भी दो तरीके के हो जाते हैं। ठीक है, एक टैक्स हो जाता है आपका डायरेक्ट टैक्स, और एक हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। दो तरीके के टैक्सेस हो जाते हैं आपके। लिखते जाना बच्चों साथ साथ, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी के अंदर आता है इनकम टैक्स। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी के अंदर क्या आता है? जीएसटी, जिसे अपन क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब दोनों के अंदर देखो फर्क क्या है, पहले फर्क को समझो। जैसे मान के चलो, ये आप हैं, आपने कमाया 1 लाख रुपया। आपने कितना अर्न किया? 1 लाख रुपया। गवर्नमेंट आई, बोलती है हमें टैक्स दो। अब गवर्नमेंट, देखो, टैक्स तो गवर्नमेंट लेती है, जो भी आप कमाओगे उसके ऊपर डायरेक्टली आपकी कमाई के ऊपर टैक्स लेगी। एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट ने ले लिया 30% का टैक्स आपसे। ठीक है, तो 3,000 रुपये सरकार लेके चली गई। 3,000 रुपये, 1 मिनट, 30% कितना हुआ? 1 लाख का, देख लो, 30/100, 30,000। 30,000 कौन लेके चली गई? गवर्नमेंट लेके चली गई। और आपके हाथ में कितने आए? 70,000 रुपये, है ना? तो कहना क्या चाहता हूं आपको मैं? कहना आपको यही चाहता हूं कि गवर्नमेंट डायरेक्टली जब आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं?
इनकम टैक्स। आपको अपनी इनकम के ऊपर खुद ही टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी कैसा होता है, जिसमें हम अपने टैक्स का बर्डन दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे? मैंने कहा देखो, मान के चलो ये एक व्यापारी था, सेलर। ये एक सेलर है, प्रोडक्ट बेच रहा है, डब्बे डब्बे बेच रहा है ये, ठीक है। इसने ये यूनिट, ये डब्बा बेचा 100 रुपए का, 100 रुपए का बेचा, 10 रुपए का टैक्स लगा दिया, जीएसटी। ए ने बेचा, ए नाम का सेलर था, इसने बी नाम के सेलर को बेच दिया। अब बी नाम के सेलर को ये कितने का पड़ा? 110 का। अब बी नाम के सेलर ने सी नाम के सेलर को बेचा, ये भी सेलर था, इसने सी नाम के सेलर को बेच दिया, 110 रुपए का पड़ा था इसको। अब इसने क्या काम किया, 110 रुपए का जो पड़ा था उस पे 20 रुपए का अपना प्रॉफिट जोड़कर इसको 130 रुपए में बेच दिया। यानी जो टैक्स, जो जीएसटी बी ए को पेमेंट करके आया था, बी ने सी से वसूल कर लिए 100 रुपए भी, 10 रुपए भी और अपना प्रॉफिट भी। अब सी ने अल्टीमेटली ये किसको बेचा? कंज्यूमर को बेचा। कंज्यूमर मतलब आप और हमारे जैसा पर्सन, उस डब्बे को यूज करने वाला, उस डब्बे को यूज करने वाला 150 रुपए में बेच दिया। अब सी ने अपना कितना प्रॉफिट कमा लिया? 20 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। भाई 130 रुपए का पड़ा था ना सी को, सी ने अपना 20 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा और 150 रुपए में किसको बेच दिया? कंज्यूमर को। अब अल्टीमेटली कंज्यूमर ने क्या काम किया, क्या क्या चीजें झेली? 100 रुपए का गुड्स चला था, देखो यहां से 10 रुपए का जीएसटी इसने तो झेला नहीं, बी ने नहीं झेला। बी ने सी से वसूल किया, सी ने कंज्यूमर से वसूल किया। तो अल्टीमेटली ये 10 रुपए किसके बर्डन पर आए? कंज्यूमर के बर्डन के ऊपर आ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि जीएसटी एक ऐसा बर्डन है टैक्स का जो कि हम दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं और अल्टीमेटली वो उसी को बेयर करना पड़ता है जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो आपकी इनकम है तो उसके ऊपर आपको ही टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि आप दूसरे के ऊपर उस बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो लिख लो डायरेक्ट टैक्स का मतलब। पहले डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग लिखो, मींस, लिखना चालू करें साथ साथ। तो लिखना चालू करें, डायरेक्ट टैक्स मींस द टैक्स which is directly imposed on taxpayer। पढ़ते रहना। मैं तो सिर्फ बस इतनी सी चीज चेक करने आया हूं कि क्या मेरे सारे बच्चे जो मेरे वीडियोस हैं वो प्रॉपर तरीके से देख भी रहे हैं या नहीं। अगर आप लोग मेरे वीडियो प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं तो ये वीडियो आप किस मिनट पर, कितने टाइम पर देख रहे हैं वो मुझे जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में नीचे लिख कर दें, और कौन सा टॉपिक इस वीडियो पर आपने देखा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कंटिन्यू करते हैं अपना अगला टॉपिक। द बर्डन ऑफ विच, is not transferred to other, तो मैंने देखो क्या चीज बोली, जिसका बर्डन नॉट ट्रांसफर टू अदर है, जिसके दूसरे के ऊपर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो ये किसके बारे में लिखा अपन ने? डायरेक्ट टैक्स के बारे में। अब मैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में लिखवा रहा हूं, जो कि जीएसटी पढ़ना है आपको। आपके कोर्स के अंदर जीएसटी है, लेकिन मुझे बताना जरूरी था कि डायरेक्ट टैक्स किसे बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसे बोलते हैं। हमारे कोर्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है? इनडायरेक्ट टैक्स ही पढ़ना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्स द बर्डन of it
कैन बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। बर्डन आप दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो, कैन बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों, अब देखो कुछ डायग्राम से मैं आपको बात बताना चाहूंगा। मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि देखो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको समझाना चाहूंगा आपको। पहले सबसे पहले आपको एक तो ये बात बताऊंगा, इंटरस्टेट इंटरस्टेट सेल्स किसे कहते हैं। पहला, इंटरस्टेट सेल्स एंड परचेज किसे बोलते हैं। दूसरा क्या बोलूंगा, इंट्रास्टेट सेल्स एंड परचेज किसे बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों टर्मिनोलॉजीज का मतलब समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं आपके साथ एक डायग्राम। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक बात बोली, मान के चलिए ये है कौन, ये है प्रोप्राइटर। ठीक है, और इसका एक बिजनेस है। ठीक है, ये एक प्रोप्राइटर है, ये इसका बिजनेस है। क्या नाम ले ले प्रोप्राइटर का, प्रोप्राइटर का नाम ले लेते हैं दर्शना। ठीक है, कहाँ रहती है दर्शना, दर्शना रहती है यूपी, यूपी में है ना। चलो अब पता क्या होता है, और ये कौन है, ये कौन है, ये है ये भी एक प्रोप्राइटर है, बिजनेसमैन। एक बिजनेस है, ये कहां पर है ये बिजनेस, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पता है कौन रहता है, अभिषेक। ठीक है, अब पता है क्या चीज आती है इसमें, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर अगर गुड्स परचेज किया जाता है, दर्शना ने परचेज किया, यूपी में रहती है, जम्मू कश्मीर से परचेज किया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो ऐसे केस के अंदर अगर आउटसाइड द स्टेट अगर परचेज किया जाता है तो ये क्या कहलाता है, हमारा इंटर स्टेट परचेज। क्या कहलाता है, इंटर स्टेट परचेज। ठीक है, आउटसाइड द स्टेट, अगर आप स्टेट के बाहर से परचेज करते हैं तो इंटर स्टेट परचेज कहलाता है, आउटसाइड द स्टेट। और इस पे क्या लगता है, इस पे लगता है आपका आईजीएसटी। क्या लगता है, आईजीएसटी। सर आईजीएसटी से मतलब, आईजीएसटी से मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। याद रहेगा, आईजीएसटी इस परचेज के ऊपर क्या लगेगा, प्रोप्राइटर ने परचेज किया है, इस परचेज के ऊपर लगेगा आईजीएसटी। ओके, लेकिन कल को दर्शना मान के चलो यूपी का यूपी में ही परचेज करती है। ठीक है, कल को दर्शना यूपी का यूपी में ही परचेज करती है, अपनी स्टेट में ही परचेज कर रही है। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर क्या लगेगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट परचेज, इंट्रा स्टेट परचेज। ठीक है, अब इंट्रा स्टेट परचेज को हम कह सकते हैं विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट। ठीक है, अब जो विद इन द स्टेट परचेज होती है ना, तो अब मान के चलो जैसे दर्शना ने, ये दर्शना है, इस दर्शना ने अगर स्टेट के अंदर से ही परचेज किया
तो ऐसे केस के अंदर इसको दो तरीके के टैक्स चुकाने पड़ेंगे। जो परचेज करता है टैक्स वही चुकाता है। पहला टैक्स इसको देना पड़ेगा सीजीएसटी। तो देखो बच्चों, तो इसको दो तरीके के टैक्स चुकाने पड़ेंगे, पहला सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी। अच्छा, यानी अपनी स्टेट से ही परचेज करो तो दो तरीके के टैक्स चुकाने पड़ते हैं। मैंने कहा वही तो, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखो, अब आती है बात यहां पर। अब बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो, दो तरीके के टैक्स चुकाने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो, यूपी के अंदर ही ये रहता था धीरज। ठीक है, ये कौन था? धीरज। अब धीरज ने क्या काम किया, 1000 रुपए का गुड्स सोल्ड किया। किसको? दर्शना को। वो भी यूपी में ही थी, धीरज भी यूपी में ही था। अब इसने क्या काम किया, 1000 रुपए के ऊपर 10% का जीएसटी लगाया। कितने का लगाया? 10% का जीएसटी लगाया। तो 100 रुपए का जीएसटी हो गया। याद रखना बच्चों, जितना जीएसटी होता है ना, उसका आधा जीएसटी एसजीएसटी होता है और उसका आधा जीएसटी सीजीएसटी होता है। आधा एसजीएसटी, आधा सीजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। सीजीएसटी मतलब जितना भी गुड्स स्टेट में बिकेगा ना, इंट्रा स्टेट, उसके ऊपर जो भी जीएसटी लगता है उसका आधा भाग तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है और आधा भाग उसका कौन ले जाता है? स्टेट गवर्नमेंट ले जाती है। तो समझ गए बात मेरी, कि यहां पर अगर 1000 रुपए का गुड्स अगर धीरज ने बेचा है दर्शना को, तो 1000 + 100 1100 रुपए का हुआ। दर्शना ने 1100 रुपए का पेमेंट किया। दर्शना ने जो 100 रुपए का टैक्स पे किया उसमें 5% जो टैक्स है, 10% टैक्स जो टोटल था उसमें से 5% यानी 50 रुपए का तो एसजीएसटी है और 50 रुपए का ही सीजीएसटी है। अगर आप भी कल को जब कुछ चीज खरीद के आते हो, उस पर जब जीएसटी होता है तो गौर से देखना, उस पर सीजीएसटी भी होता है और एसजीएसटी भी होता है। तो जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी भी होगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो ये चीज होती है। अब देखो, सवाल ये उठता है, ये बात तो सब बच्चों को क्लियर हो गई कि क्या सिनेरियो क्या है, कि जीएसटी के अंदर हमने देखा कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे परचेज करते हो तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आईजीएसटी होता है, और अगर हम विद इन द स्टेट परचेज करते हैं तो ऐसे केस के अंदर इंट्रा स्टेट परचेज कहलाता है और उसमें सीजीएसटी होता है और एसजीएसटी होता है। अब बच्चों देखो, एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बात बताने जा रहा हूं, उनको ध्यान से सुनना। जब भी आप परचेज करते हो, ध्यान से सुनना बात मेरी, जब भी आप परचेज करोगे तो इनपुट वर्ड यूज आएगा। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, या फिर इनपुट आईजीएसटी। यानी इनपुट इनपुट इनपुट, यही वर्ड यूज आएंगे। कल को मान लो अगर आप सेल करते हो, तो कौन से वर्ड यूज आएंगे? आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। यानी सेल करते वक्त आप कौन कौन से वर्ड का यूज करते हो? आउटपुट आउटपुट आउटपुट। ठीक बात है। अगर आपको बोलता हूं यहां पर, ये मान के चलो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट परचेज कर ली, विद इन द स्टेट अगर आपने परचेज किया है, तो आप क्या जर्नल एंट्री करोगे उसके अंदर? आप करोगे सर
परचेज अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, 1000 रुपए का किया था, मान लो ऊपर वाला ही क्वेश्चन मान लो, 1000 रुपए का किया था, 5% 50 रुपए हो गया। एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 50 रुपए हो गया, और कैश में परचेज किया तो टू कैश, यही करोगे। लेकिन किंतु परंतु याद रखना, परचेज करते वक्त कौन सा नाम यूज करते हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। समझ में आया प्यारे बच्चों। और ये चीज भी ध्यान रखना कि अगर आपने कैश में परचेज किया तो टू कैश, उधार में परचेज किया तो टू क्रेडिटर, एंट्री यही की यही होगी। और अगर आपने चेक से परचेज किया है तो टू बैंक, एंट्री यही की यही होगी, 1100 रुपए। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। अब सवाल देखो यहां पर आता है, अगर मैं आपसे बात बोलूं, अगर मैं आपसे बात बोलता हूं कि आपने ये तो एंट्री थी परचेज की, ये एंट्री किसकी थी, परचेज की। अब मैं आपको बोलूं कि इसमें से आउट ऑफ 1000 रुपीज 400 इज परचेज रिटर्न। अगर परचेज रिटर्न हो गई, 400 रुपए की परचेज रिटर्न हो गई। अगर मैं बोलता हूं 1000 में से 400 का परचेज रिटर्न हो गया, तो आपको परचेज रिटर्न की एंट्री उम्मीद करता हूं आती होगी। आप एंट्री करोगे सर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब हम उधार में परचेज किया और रिटर्न हो गया तो एंट्री हम ऐसे ही करते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, 400 रुपए। उस परिस्थिति के अंदर क्या इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी क्रेडिट होंगे? आंसर है हाँ होंगे, आंसर है बिल्कुल होंगे, होंगे। आपको उसको भी कैंसिल आउट करना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न हो गया है। टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। 10 में से 9 बच्चे गलती कर जाते हैं, 50-50 रुपए को क्रेडिट कर जाते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। करना क्या होगा आपको, पहले आपने 1000 का 5% निकाला था, 50 रुपए आया था। 1000 का 5% निकाला था, एसजीएसटी 50 रुपए आया था। अब क्या करोगे, 400 का 5% निकालोगे, वो क्रेडिट करोगे। यहां पर भी 400 का 5% निकालोगे, वही क्रेडिट करोगे। यानी कितने क्रेडिट हो जाएंगे, 20 रुपए 20 रुपए। टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 440। कितने हो जाएंगे, 440। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, ठीक है जी। अब देखिए, अब अगर मैं बोलता हूं, देखो ये तो क्या था, ये तो था इंट्रास्टेट परचेज। अगर मैं बोलता हूं अगर आप परचेज इंटरस्टेट करते तो क्या होता, अगर मैं बोलूं अगर आप परचेज इंटरस्टेट करते हो तो क्या होता है, इफ परचेजेस आर इंटरस्टेट। अगर इंटरस्टेट परचेज होती है, मान लो एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल 1000 रुपीज की थी एंड आईजीएसटी 10%। इसमें अलग अलग नहीं लिखते, इसमें एक साथ लिखते हैं। एंट्री क्या कर दोगे, परचेज अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर कैश में परचेज कर रहे हो तो कैश, और उधार में परचेज कर रहे हो तो क्रेडिटर। 1000 यहां आ जाएंगे, 100 यहां आ जाएंगे, 1100 यहां आ जाएंगे, ठीक है जी। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो देखो ये सारी बातें तो थी परचेज के ऊपर, ये सारी बातें किसके ऊपर थी, परचेज के ऊपर थी। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं, अब आपको बात बताने जा रहा हूं सेल्स के ऊपर। तो मैंने सेल्स के ऊपर आपको क्या बात बोली, क्या लिखते हैं, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट
आईजीएसटी, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, मान के चलो ये है एक बिजनेस, ठीक है, ये है दूसरा बिजनेस, ये बिजनेस है दिल्ली में, प्रोपराइटर कहाँ बैठा है, दिल्ली में, लेकिन ये सेलर है, ये सेल कर रहा है, सेलर है ये, अब की बार परचेजर नहीं है। अब सेलर की बुक्स में क्या एंट्री करेंगे वही बताऊंगा। जिसको सेल कर रहा है वो भी कहां पर है, दिल्ली में ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंट्रास्टेट सेल्स। क्या बोलोगे, इंट्रास्टेट सेल्स, यानी विद इन द स्टेट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, यहां पर मान के चलो 2,000 रुपए का बेचा, 10% का ओवरऑल टैक्स था, जीएसटी था, 200 रुपए का जीएसटी हो गया, 2,200 हो गया, लेकिन दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला भाग होगा सीजीएसटी, दूसरा भाग होगा एसजीएसटी, क्योंकि विद इन द स्टेट हुआ है। तो अगर मैं बात करता हूं कि 2,000 का 5% कर लो तो 100 हो जाएगा। एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा, 2,000 का 5%, क्योंकि कुल 10% है, तो 5% सीजीएसटी, 5% एसजीएसटी, तो 100 हो जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, वो स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि मान के चलो अगर अब आप इसकी एंट्री करोगे तो क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर कौन सी बड़ी बात है, कैश में बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, और अगर आपने उधार में बेचा तो डेटर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, यही बोलोगे। टू सेल्स 2,000 रुपए का, टू आउटपुट, यहां पर आउटपुट वर्ड यूज करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी 100 आ जाएगा, अभी कैलकुलेट किया यहां पे ये रहा, और टू आउटपुट एसजीएसटी अभी कैलकुलेट किया 100, ये रहा, टोटल मिला के कितना हो गया 2,200, है ना, तो सिंपल। किंतु परंतु इसमें से अगर मैं बोलूं लेट से रिटर्न ऑफ 500, रिटर्न ऑफ ₹500, सेल्स रिटर्न हो गया 500 का, तो क्या एंट्री करोगे, ऐसे केस के अंदर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, है ना। जीएसटी का कंसेप्ट इससे भूल नहीं जाना रे, क्यों, 5% है ना, 100 को क्रेडिट मत कर देना, 500 का 5% निकालना, 25 रुपए, यहां पर भी 500 का 5%, 25 रुपए आ जाएगा, ठीक है। और यही अगर मान के चलिए ये मुंबई से करता, मुंबई में सेल करता, तो उस केस के अंदर क्या हो जाता, आईजीएसटी, उसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सेल्स, 10% मुंबई में, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कुछ भी लिख देते हैं, कैश या फिर डेटर, टू सेल्स, टू आउटपुट आईजीएसटी,
ठीक बात है। तो आउटपुट IGST, तो 2000, 200, 2200। तो ये है आपका परचेज और सेल से लिंकअप कंसेप्ट। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो देखो बच्चों, अब कुछ बातों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो उनके बारे में भी मैं बात बता देता हूं। कुछ बच्चे कहते हैं सर मान के चलो अगर हम फर्नीचर, ऊपर तो चलो गुड्स की बारे में बात थी, अगर हम फर्नीचर परचेज करते तब भी यही एंट्री होती। मैंने कहा हाँ सर, एक एग्जांपल करा दो। तो मैंने कहा लिखो, परचेज फर्नीचर फॉर ₹50,000 and GST CGST 10, CGST 5% and SGST 5%। ठीक है, एंट्री क्या करते हैं अपन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट, क्योंकि परचेज कर रहे हो ना, फिर चाहे एसएटी क्यों ना परचेज करो, SGST इनपुट और SGST, इनपुट CGST और इनपुट SGST आता है। कैश में परचेज किया तो टू कैश, उधार में किया तो टू क्रेडिटर। फर्क क्या होता है, बस परचेज की जगह फर्नीचर आ गया। 50,000 का था तो 50,000 का कितना परसेंट आ जाएगा, 5%, 2500। इसी तरीके से 50,000 का 5% SGST आ जाएगा 2500, यहाँ कितना आ जाएगा 55,000। अब देखो सुनो, अब आ रही है बात यहां पर गुड्स, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। हाथ का निशान डाल देना और लिखना गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। अगर गुड्स हम एज ए चैरिटी के लिए गिवन अवे करते हैं तो याद रखना, नॉर्मली अपन एंट्री क्या करते हैं, अगर आप चैरिटी के रूप में गुड्स देते हो तो एंट्री क्या हो जाती है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, यही एंट्री होती है। अब एक चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, परचेज आपकी कम हो रही है यहां पर। परचेज अगर डेबिट होती है तो इनपुट CGST और इनपुट SGST डेबिट होता है, लेकिन यहां पर परचेज क्रेडिट हो रही है तो आपका इनपुट CGST अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इनपुट SGST अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। जब जब परचेज क्रेडिट होगी ऐसा ही होगा। आपने चैरिटी के रूप में दिया, आपने सैंपल के रूप में दिया, अगर आप सैंपल के रूप में देते तब भी आप यही एंट्री करते, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट SGST टू इनपुट CGST। मान लो अगर आप ड्राइंग्स करते, गुड्स गिवन अवे एज अ ड्राइंग्स, तो एंट्री क्या करते थे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। ठीक है जी। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित, है ना। परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल, परचेज किससे किया, साहिल से, 50,000 का प्लस CGST और SGST 9%, है ना। तो नीचे देखो मैं कैलकुलेशन करता चला जाऊंगा, 50,000 का अगर मैं 9% निकालता हूं तो कितना आता है, 4500। आप परचेज कर रहे हो साहिल से, एंट्री क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, 50,000 का 9%, इनपुट CGST, इनपुट SGST 50,000 का 9% और टू साहिल। कोई दिक्कत नहीं है, जो समझाया था वैसे ही है। आओ आगे बढ़ते हैं।
फिर आता है परचेज गुड्स फ्रॉम सैम, आगे लिखा हुआ है परचेज फ्रॉम सैम फॉर ₹40,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। बच्चों आपको पता होगा जब हम परचेज करते हैं 40,000 का और उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी शो नहीं करते, बस डायरेक्टली लेस करके दिखा देते हैं। तो नेट तो ये 36,000 का होगा, तो यानी आपकी एंट्री 36,000 से ही होनी है। इसके आगे वो बोल रहे हैं प्लस CGST और SGST 9% ईच है। 20,000 तो आप इमीडिएटली पे कर रहे हो और बैलेंस 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे, तो यानी इसमें कैश का ट्रांजेक्शन उधार का दोनों है। तो अब आप देख सकते हो 40,000 का 90% क्यों निकाला, क्योंकि हम जानते हैं हमने एंट्री 36,000 से ही करनी है, क्योंकि 10% तो ट्रेड डिस्काउंट था, और ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद ही आपने 9% कैलकुलेट करना है। ये आ जाएगा 36,000 का 9%, ये आ जाएगा 2 सैम 22,480। भाई ऑब्वियस सी बात है, 20,000 रुपए अगर आपने कैश में पेमेंट किए हैं तो इस अमाउंट को आप बैलेंसिंग फिगर से निकालो, यानी इन सबके टोटल करके इसमें से अगर आप 20,000 लेस करोगे तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर देखो बात आती है गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो ये ड्राइंग्स है, और मैंने आपको बताया था ड्राइंग्स किसके अंदर की है, आपने गुड्स के अंदर की है। तो गुड्स के अंदर अगर आप ड्राइंग्स कर रहे हो तो CGST और अगर SGST है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज 20,000, और 20,000 का ही 9% और 20,000 का 9% करके लिख देंगे, और यहां पर आ जाएगा 23,600। ठीक बात है, आगे बढ़ो। तो लिखा हुआ है पेड रेंट टू गगनदीप फॉर ₹30,000, CGST SGST 6% है। सर इसमें IGST तो कहीं आया ही नहीं। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि स्टेट के बाहर से परचेज किया तो वहां पर भी आ जाएगा। अब देखो अगर आप रेंट आपका एक्सपेंस है, जैसे परचेज भी हमारा एक्सपेंस था एक तरीके से, तो जब जब एक्सपेंस होगा तो इनपुट CGST होगा, इनपुट SGST होगा। गगनदीप को रेंट पे कर रहे हैं तो टू गगनदीप आ गया और एंट्री हो जाएगी यहां पर। ठीक है, फिर आती है बात यहां पर, आगे बढ़े तो आ रहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000। ठीक है, before the trade discount of 10%, return to SAM, such goods were purchased by paying CGST SGST 9%। रिटर्न कर दिया सैम को, तो देखो 5,000 का गुड्स में 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करो, क्योंकि वो बिफोर ट्रेड डिस्काउंट था 5,000 जो दे रखा था, तो 4,500 आ गया। अब आपको 4,500 का ही 9% करना पड़ेगा, 4,500 का ही 9% करना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार इनपुट CGST और इनपुट SGST क्रेडिट होंगे। ये बात भी मैं आपको बता चुका था, परचेज रिटर्न जब भी होते हैं तो ये क्रेडिट होता है। अब देखो 6th नंबर के ट्रांजेक्शन के अंदर क्या बात बोल रहे हैं, आपने IGST पेमेंट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने फर्नीचर परचेज किया, IGST पेमेंट किया, लेकिन IGST इसके अंदर इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग IGST लिखा हुआ है 44,800, है ना। तो ये 44,800 ये अमाउंट है, कैसे निकालोगे 40,000, 44,800 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100 करके देखो, यही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना उसके अंदर, इसलिए 44,800 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, 40,000 आ जाएगा, और जो डिफरेंस होगा वो 4,800 हो जाएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है कि इंक्लूडेड है कि नहीं है। फिर इसके बाद देखो क्या बात आती है, परचेज मशीनरी फ्रॉम मैसर सैम्फनी इंडस्ट्रीज 1,40,000, CGST है SGST है, 1 लाख इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, टू बी पेड बैलेंस 2 मंथ्स आफ्टर। तो ये आप जब मशीन परचेज करोगे तब भी इनपुट CGST SGST हो जाएगा। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो देखो बच्चों, अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है आपका स्टडी मटेरियल का एग्जाम्पल नंबर 9, ये आपका HW है। ठीक है, ट्राई करके आना है, अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं समझाऊंगा, आप इसको करके दिखाना। ये GST के ऊपर ही है पूरा, जो मैंने समझाए हैं वही सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर भी, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन सारे करने हैं। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 10 भी HW है। ठीक है, तो ये आपको 9 और 10 एग्जाम्पल करने हैं। इसके बाद आपका ये सारा खत्म हो जाएगा अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला जर्नल एंट्रीज वाला टॉपिक। और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको कराऊंगा अब लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के ऊपर सारी बातें बता दूंगा। तो इस तरीके से आपकी सब बातें कंप्लीट हो जाएंगी।
तो ये देखो बच्चों, ये स्टडी मटेरियल जो आपके मॉड्यूल 1-2 है उसके अंदर हमने अकाउंटिंग प्रोसेस का यूनिट नंबर 1 बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर जर्नल एंट्रीज कंप्लीट किया। और अब कल मैं आपको यूनिट नंबर 2 लेजर और ट्रायल बैलेंस के बारे में बता दूंगा। और फिर इसके बाद सीधा अपन कौन से टॉपिक पे चलेंगे? इसके बाद सीधा हम चलेंगे बैंक रिकंसिलेशन पर। अकाउंटिंग प्रोसेस के जो बाकी चैप्टर्स है, सब्सिडरी, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन, इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बैंक रिकंसिलेशन का क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है, तो उसको सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे अब बैंक रिकंसिलेशन को। तो अब आप तैयार रहें क्योंकि बेसिक्स की कुछ हद तक बातें कंप्लीट होने वाली है। कल की क्लास के अंदर अब आपका लेजर, ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट कर दूंगा, दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं। फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे अपना बैंक रिकंसिलेशन। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से, है ना? तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।